इस वीडियो में 71 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसके ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अतः आप सभी छात्रों से आग्रह है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और ऑफलाइन क्लास में दिए गए पीडीएफ के ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखें। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी ए या बी ए कॉस थीटा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, वेबर। ठीक है, अब एम के एस यूनिट की बात करें तो बी का फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू एफ एम इंटू ए क्या है, एरिया है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और ध्रुव प्रबलता का क्या होगा, एम्पियर मीटर, और इस क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। यह एम के एस यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट इसका मैक्सवेल और एसआई वेबर, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बायो-सेवार्ट के नियम का सूत्र निम्न विकल्प में से कौन सही है। तो देखिए बायो-सेवार्ट का जो नियम होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये सही है। और ये वेक्टर के रूप में है, तो वेक्टर के रूप में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आर के डायरेक्शन में, ये आर का क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अगर 1 से इसको गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू, इस पूरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये भी सही है, बी भी सही हो गया। अब सी पर चलते हैं। सी पर देखिए इसमें ये डी एल क्रॉस प्रोडक्ट आर, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो इसमें आर क्यूब यहाँ है और यहाँ आर को इससे कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा, आर स्क्वायर। तो इसका मान क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, मतलब सी भी सही है। तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। इसमें ऑप्शन में चेंजिंग हो सकता है, ए बी या सी के रूप में हो सकता है, तो ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। देखिए एक कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट स्टेट कूलम, या 1/10 एब कूलम होता है। ठीक है, एब कूलम होता है। तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो कितना एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। तो देखिए एक स्टेट कूलम की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, कितना कूलम होता है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1/3 इंटू 10⁹ इक्वल टू 1 ESU हो गया। तो इसको नीचे से ऊपर लेकर चलते हैं, 1/3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट हो गया। ठीक है, तो 1/3 इंटू 10⁹ डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ये एक गलत है इसका। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए उत्तल लेंस है, इसमें 2 तल होता है, ये प्रथम तल हुआ और यह दूसरा तल हुआ, द्वितीय तल। तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या हो रहा है, R1 ईश्वर की दूरी पॉजिटिव लेते हैं, और सेकेंड के लिए क्या होगा, ये R2, ये दूरी क्या होगी, निगेटिव। तो दोनों की ही वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इधर क्या होगा, +20, और इधर क्या होगा, ये -20। ठीक है, ये हो गया
R2 और ये हो गया R1। तो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 और -1/R2। 1/f इक्वल टू क्या हुआ, म्यू का मान 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1, R1 का मान इस और प्लस होगा +20 और -1/R2, R2 का मान क्या होगा -20। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू हो गया 1.5 माइनस 1, तो 0.5 या इसको हाफ लिख सकते हैं। और माइनस और माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 तो क्या होगा 2/20 हो जाएगा। 2 कैंसिल 1/20, तो f का मान क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी क्षमता क्या होगी। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा 100/f। अगर ये मीटर में होता तो 1/f होता। तो ये क्या हो गया 100/f, f का मान 20 कितना हो गया 5। तो ये क्या हो गया P का मान 5 डाईऑप्टर। ठीक है। तो एक सही है, C ये गलत है, एक सही है, मैंने 5 डाईऑप्टर हो जाएगा। सेवेंटी 75 देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ये क्या हुआ 19, ये परमाणु संख्या हुआ। और परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यह चाहे परमाणु आयनीकृत हो या उदासीन हो, हर स्थिति में यह 100% सही है। ठीक है। तो परमाणु संख्या व प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और ये क्या होगा परमाणु भार A। तो परमाणु भार A क्या होता है, ये 230 है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या है यहाँ 19। ठीक है। और प्लस n इक्वल टू 230, इसलिए n का मान क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। कितना है 440 वोल्ट। इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा, शिखर वोल्टता क्या हुआ V0 इक्वल टू 440 वोल्ट हो गया। आभासी वोल्टता VRMS, ये इसका वैल्यू क्या होगा V0/√2। ठीक है। तो V0 का मान क्या है 440/√2। √2 से हम ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, √2 इंटू √2 2, तो ये क्या होगा 220 या 220√2 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ऑप्शन सी सही है। एक आवर्धक लेंस की क्षमता 12 डाईऑप्टर है। ठीक है। इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगी, तो देखिए आवर्धक क्षमता जो होती है मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f। d क्या है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और ये क्षमता देखिए, इसकी क्षमता P बराबर क्या होता है 100/f। क्योंकि फोकस दूरी को हमको सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। तो 100/f, तो पावर देखिए कितना है 12, 100/f। f बराबर क्या हुआ 100/12। तो m इक्वल टू क्या होगा 1 + d का मान क्या हुआ 25/f, f का मान देख लीजिए 100/12। तो m इक्वल टू क्या हुआ 1 + 25 इंटू 12/100। 25 से कैंसिल 4, 4 3 जा 12, 3 + 1 क्या हो गया 4। ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन में 4 नहीं है, 25 दिया है, यह गलत है। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा सही 4, इसको सही कर लेंगे 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्बाध में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, वहाँ की सारी चीज़ बदल जाती है। तो चलिए इसमें मान लेते हैं μ1/μ2, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक मानते हैं कितना, μ1/μ2। देखिए क्या होगा, μ1 इक्वल टू क्या होगा, c/v1/μ2 c/v2, ठीक है, c कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, v2/v1। v इक्वल टू क्या होगा, n लेमडा, तो n λ2 बटे n λ1, n कैंसिल, तो रिलेशन मेरा क्या हुआ, λ2/λ1। तो ये सूत्र के रूप में हो गया μ1/μ2 इक्वल टू λ2/λ1। इसका हम अप्लाई करते हैं। देखिए, प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो निर्वात में λ1 और इसका वर्तनांक μ1, हवा है तो इसका 1 और इस माध्यम का क्या हो गया 1.5 μ2, इसमें तरंगदैर्घ्य λ2 क्या होगा, जबकि निर्वात में कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। चलिए देखिए, μ1/μ2 इक्वल टू क्या हुआ, λ2/λ1 हो गया। तो μ1 का मान 1/μ2 का मान 1.5, λ2 का मान हमको निकालना है, λ1 क्या है 6000, तो 6000 एंगस्ट्रॉम बेटे 1.5 इक्वल टू क्या हुआ, λ2। इससे जब हम कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो λ2 का मान क्या हुआ, 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्न में कौन सी राशि परिवर्तित होती है, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती हैं तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। तो इसमें देख लीजिए, तरंगदैर्घ्य, चाल, आयाम सब चीज़ बदल जाएगा, सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो ए, सी और डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी किरणें, ठीक है, कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं? तो देखिए, इसमें होता है क्या, एक्स रे जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब चार्ज है तो यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होगा किस ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर। गामा रे की बात करें तो गामा रे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होगा, ये फोटोन की तरह कार्य करेगा, फोटोन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, अतः यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होगा। तो ये मेरा सही हो जाएगा। तीसरे की बात करें, अल्फा रे, तो अल्फा रे क्या होता है, एक प्रकार का हीलियम, आयनीकृत हीलियम परमाणु होता है, ठीक है, और इस पर कितना होता है, 2 धन आयन होता है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी विक्षेपित होगा। कैथोड रे भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो यह भी विक्षेपित होगा, माने गामा रे विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है मेरा। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? तो चलिए देख लेते हैं सबका द्रव्यमान। सबसे पहले हम प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू
10⁻20 kg। ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और अगर द्रव्यमान संख्या 1 लें तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये 1 हो गया, प्रोटॉन भी इसमें कितना है, परमाणु संख्या, ये हो गया A और ये हो गया Z। ठीक है। तो ये एक, और परमाणु संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। यह 1 प्लस n, n इक्वल टू क्या हुआ 1, माने इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो यह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो 1.673 इंटू 10⁻20 kg। पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है, और सारी गुण जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की पाई जाती हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर यह होता है कि पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बस यही एक अंतर है। और इसकी खोज कार्ल डी एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है। बाकी अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻30 kg। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है 1.673 इंटू 10⁻20 kg। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर है। ठीक है। तो किसका बराबर नहीं होता है, पॉजिट्रॉन का। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। किसका नहीं होता है, प्रोटॉन का भी नहीं होता है, हाइड्रोजन का भी नहीं होता है, और न्यूट्रॉन का भी नहीं होता है। तो ये मेरा तीनों सही होगा। ठीक है, तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, अगर वो मनुष्य स्वस्थ है उसके शरीर का प्रतिरोध क्या होगा, 50,000 ओम। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व कितना होता है, तो यहाँ पर आप लोग यूनिट से इसको निकाल सकते हैं। क्या है, कूलॉम प्रति केजी। इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, किसकी बात, इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है। कूलॉम क्या है, चार्ज, और केजी क्या है, मास। किसका मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, इसका रेशियो निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको कटा दीजिए, कितना होगा 12। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा होगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम प्रति केजी। आगे बढ़ते हैं। एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के बराबर होता है, इसको याद रखेंगे। एक कूलॉम 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, या 1/10 एव कूलॉम। ठीक है। तो आपको 1 के बारे में पूछ रहा है, 1 ESU, इसको इस पर डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 1/3 इंटू 10⁻9 इक्वल टू क्या होगा 1 ESU। 1/3 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू 1 ESU। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ओह सॉरी, एक कूलॉम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट तब बन जाएगा। एक कूलॉम की बात आती है तो एक कूलॉम बराबर क्या होगा 3 इंटू 10⁻9 ESU हो गया, या 1/10 एव कूलॉम। ठीक है, तो एक कूलॉम की बात आ रही है तो ये हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो देखिए
स्थिर विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। म्यू अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी के समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी? देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पट्टी है, ये पट्टी है और इसकी लंबाई क्या है? टी। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट सी तो कांस्टेंट होता है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी। किसी मीडियम के लिए म्यू और किसी मीडियम के लिए स्पीड है, लेकिन सी तो कांस्टेंट है, तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? म्यू भी। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू वी इंटू, अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? इसको क्रॉस, इसको पार करना है लाइट को। ठीक है, इसको पास करना है, तो ये दूरी क्या है मेरा? टी। जैसे मान लेते हैं ए बी की दूरी क्या है? टी। तो इसको लिख सकते हैं ए बी समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल भी हो गया, भी कैंसिल, तो म्यू इंटू ए बी का मान क्या है? टी, तो म्यू टी। बी सही है। लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन होती हैं समान ऊर्जा, समान दिशा, समान आयाम। ठीक है, तीनों हो जाएगा। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले चालक की धारिता पढ़े होंगे आप लोग, क्यू समानुपाती भी। जब किसी चालक पर आवेश दी जाती है उसकी धारिता, तो उसका विभव बढ़ता है, तो क्यू समानुपाती भी या क्यू इक्वल टू क्या होगा? सी भी। जहाँ सी क्या है? कांस्टेंट है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या हो गया? सी भी। अब ऊर्जा की बात होती है, जैसे मान लेते हैं कोई चालक है, उस पर आवेश की मात्रा जब डी क्यू है, तो उस पर ऊर्जा क्या होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? वी क्यू, वी इंटू क्या हो जाएगा? डी क्यू। अब देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू वी, वी का मान क्या होगा? निकाल लीजिए यहाँ। देखिए वी इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय सी। तो यहाँ पर इसका मान रखते हैं, वी का मान क्या होगा? क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। ठीक, तो सी क्या है? कांस्टेंट। अब डी क्यू, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू, जब आवेश डी क्यू से क्यू होगा तो वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू से डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन करना है आपको, डी डब्ल्यू 1/c कांस्टेंट हो गया, क्यू इंटू डी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू 1/c, इसका क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2। देखिए आगे, तो डब्ल्यू का मान क्या होगा? 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाय 1/2c। ठीक है, 1/2c। अब q इक्वल टू क्या होता है? सी वी, सी वी इंटू सी वी। तो हम क्या देख रहे हैं? c और c कैंसिल, तो w का मान क्या होगा? 1/2c भी स्क्वायर, 1/2c भी स्क्वायर। एक नंबर सही है। समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो ऐसा याद रख सकते हैं आप लोग कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो धारिता घटती है। तो जब समान हो सबकी धारिता, तो इसकी समतुल्य धारिता C डैश का जो मान होगा यह होगा C/n। लेकिन जब पैरेलल की बात आए, समांतर क्रम की बात आए, तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, इसलिए C डैश का मान क्या होगा? NC, बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। वायु के प्रावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? 3 × 10⁶। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है? तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी? देखिए गोलीय चालक, इसको आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, रेडियस है आर, इस पर विभव भी का मान क्या होगा? के क्यू बाय आर विभव। इसके अंदर और इसकी सतह पर विभव का मान समान होता है, के क्यू बाय आर। अब देखिए सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय वी। क्यू बाय वी, वी का मान देख लीजिए क्या है? के क्यू बाय आर। क्यू क्यू कैंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर ऊपर चला गया और के कहाँ आ गया? नीचे। तो सी का मान देखिए आर इंटू के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ठीक है, इसको देखिए सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के वर्णक्रम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत, रेखीय स्पेक्ट्रम, काली रेखा का स्पेक्ट्रम या काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। देखिए होता क्या है, सौर वर्णक्रम में दिखाई देने वाली फ्राउनहोफर रेखाएं अवशोषण वर्णक्रम का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो सूर्य सतत वर्णक्रम उत्सर्जित करता है, जबकि सूर्य के वायुमंडल में उपस्थित ठंडी वाष्प जो होती हैं उसमें उपस्थित तत्व के संगत रेखीय वर्ण स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करती हैं। जब सूर्य के उत्सर्जित तीव्र विकिरण, सूर्य से उत्सर्जित तीव्र विकिरण इसके वायुमंडल में, ठीक है, इसके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इसके वायुमंडल में उपस्थित अपेक्षाकृत ठंडी वाष्प धूलकण से गुजरते हैं। तो क्या होता है, जब इससे गुजरते हैं, इससे जब गुजरते हैं तो इन तत्वों के परमाणु अपने अपने लाक्षणिक तरंगदैर्घ्य के विकिरण का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? जब इससे गुजरता है ये विकिरण का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और जब विकिरण का अवशोषण कर लेता है तो अवशोषित तरंगदैर्घ्य के स्थान पर क्या हो जाती है? काली रंग, अवशोषण के स्थान पर काली रंग दिखाई जाती की रेखा के रूप में, ठीक है। ये काली रेखाएं प्रतीत होने लगती हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं, ठीक है। लेकिन प्रश्न में बात आती है कि किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो सतत है। सूर्य का स्पेक्ट्रम जो होता है बिल्कुल सतत होता है, ठीक है। तो यहाँ रेखिक स्पेक्ट्रम है नहीं, काली रेखा का स्पेक्ट्रम है ये भी नहीं, ये सिर्फ अवशोषण की वजह से काली रेखाओं का निर्माण होता है। काली पट्टी का स्पेक्ट्रम है ये भी नहीं, ठीक है। सूर्य से जब श्वेत प्रकाश आती हैं तो ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। रेड ऊपर, बैंगनी सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? सतत स्पेक्ट्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? कोणीय, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है वो थीटा होता है, ठीक है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण ओमेगा होता है। औसत विचलन क्या होता है? चलिए इसको हम डिटेल से बताते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म बना दिए हैं, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है? म्यू है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब यह श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं
तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैंगनी रंग सबसे नीचे, मतलब बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस दोनों वर्णों का जो औसत वर्ण होता है उसे, जो औसत होता है उसे हम माध्य वर्ण कहते हैं। ऐसे हम वाई को भी मान सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो विचलन क्या होता है, ये आपतित किरण ये है और जितने कोण से ये निर्गत हो जाती हैं इसको हम क्या कहेंगे, विचलन कोण। इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है, किससे, डेल्टा से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा आर, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई और इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, डेल्टा वी का। लेकिन विचलन कहाँ से कहाँ तक होता है, दोनों के बीच, रेड और बैंगनी, इसी के बीच वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तो इसके बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इस कोण को ही हम कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हुआ, लेकिन कितने कोण से वर्णों का विक्षेपण हुआ, किस कोण से वर्णों का विक्षेपण हुआ, तो ये हम देख रहे हैं रेड है और बैंगनी, यही कोण है, ये थीटा। तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, थीटा। तो देखिए थीटा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, थीटा को देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस कोण में अगर इस कोण को हम घटा देते हैं तो ये वाला कोण हमको प्राप्त हो जाएगा, थीटा। तो इस कोण का देखिए मान क्या है, डेल्टा वी और माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, म्यू माइनस वन इंटू ए। डेल्टा वाई की बात करें, डेल्टा वाई म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। डेल्टा वी की बात करें, म्यू वी माइनस वन इंटू ए। तो इस तरह से आगे देखिए, इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा होता है। थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी का मान म्यू वी माइनस वन इंटू ए और माइनस डेल्टा आर का मान म्यू आर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। सोल्यूशन कीजिए, म्यू वी माइनस ए और माइनस ए, माइनस म्यू आर ए और माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल हो गया, तो इस दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण की जब बात की जाए तो क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये कोणीय वर्ण विक्षेपण नहीं बल्कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का है। ठीक है, और कोणीय वर्ण नहीं सॉरी, कोणीय वर्ण विक्षेपण का ही है, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया है, ओमेगा। तो सब में आप लोग ओमेगा कर लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा, सब में ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा के स्थान पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा का मान होगा म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए। ठीक है, इंटू ए हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए पूछ रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण के क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ये बिल्कुल सही है। इसमें देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, ओमेगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा और औसत विचलन डेल्टा वाई, इसके अनुपात को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये थीटा का मान म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू क्या होता है ए, और डेल्टा वाई का मान म्यू वाई माइनस वन इंटू ए और ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का मान क्या हुआ, म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस वन, ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो न्यूनतम विचलन डेल्टा एम बराबर क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, म्यू माइनस वन इंटू ए, बी सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है।
तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी की जब बात की जाए तो दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी और द्वारक बड़ा किया जाता है, क्योंकि अनंत से जो है किरणें जो आएगी इसमें अधिक से अधिक किरणें प्रवेश कर जाए, ठीक है, जिससे कि प्रतिबिंब बहुत चमकीला दिखाई दे। इसलिए अभिदृश्य का साइज जो होता है ये बड़ा होता है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी छोटी होगी। इसने जो इमेज बनाएगा तो अब नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी ली जाती है, इसलिए कि इस इमेज का जो फिर इमेज बनेगा नेत्रिका के द्वारा यह आंख के ऊपर आंख पर आ जाए, ठीक है, जिससे कि वस्तु अस्पष्ट और चमकीली दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है, ठीक है, बी सही है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है? देखिए जब सामान्य संयोजन की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, दूरदर्शी की जब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दूरदर्शी की, तो दूरदर्शी अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। दूसरी ओर यह जो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है यह नेत्रिका के फोकस के अंदर होता है, ठीक है, नेत्रिका के फोकस के अंदर होता है। ये कहाँ बनाया, फले FO, और यह नेत्रिका के फोकस के अंदर होता है। तो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जाए, सामान्य संयोजन की बात की जाए, तो सामान्य संयोजन में क्या होता है, ये F पर बनता है और ये प्रतिबिंब भी इसके फोकस पर ही रखा जाता है, जिससे कि नेत्रिका भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देती है, अनंत पर बना देती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो नली की लंबाई क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, FO, और इसके लिए क्या होगा, FE, FO प्लस FE। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके नली की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, m इक्वल टू -L/FO × 1 + D/F, ठीक है।